तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का, जिसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे इस चैप्टर की। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो रिएक्शन क्या होता है? जब भी किसी केमिकल में रिएक्शंस होते हैं तो उनमें कलर में, स्टेट में, टेम्परेचर में चेंज आते हैं। और इसको लिखने का सिंपल वर्ड में तरीका है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको केमिकल फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं Mg+O2 MgO। ये अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस करने का तरीका है कि O2 है इधर और इधर क्या है, इधर भी O2 है, लेकिन इधर इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पर सिंगल O आ रहा है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर आगे 2 लगाना पड़ेगा, 2O बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम भी 2 हो गया है, तो इसके आगे, मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। और अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। देखिए 2Mg O2 O2, ठीक है। तो ये होती है बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन। तो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे हम क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब किसी दो एलिमेंट्स का हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसमें एक एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एंडोथर्मिक मतलब जब हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं तो हीट इवॉल्व होती है, हीट वो लेता है, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है एब्जॉर्ब करता है, तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो कुछ रूल्स है यहाँ पर याद करिएगा आप कि फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहता है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। नंबर ऑफ एटम भी सेम रहते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं जो भी एलिमेंट हमारा बनता है। और 4 स्टेट होती है एलिमेंट की, सॉलिड, लिक्विड, एक्वेस और गैस। एक्वेस मतलब वाटरी जेल टाइप, ठीक है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखेंगे स्केलेटल इक्वेशन वो बैलेंस इक्वेशन होती है जो कि अनबैलेंस इक्वेशन होती है, पर फिर भी कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि जिनको बैलेंस नहीं करना पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दिखाई गई हैं जो कि ऑलरेडी बैलेंस ही होती हैं, वो बैलेंस भी में भी आती हैं और स्केलेटल में भी आती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, CO2, ये बैलेंस ही है इक्वेशन। यहाँ पर भी देखिए बैलेंस इक्वेशन में भी CO2 ही आ रहा है। यहाँ पर क्या है, जिंक, Zn इज जिंक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं हम तो बनता है जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, इसके अंदर ऐड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ही है। यहाँ पर क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन, इसको हमने मिलाया तो क्या बना, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर देखिए NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, और इसके अंदर हमने मिलाया Ag मतलब सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सेम है। इसमें ये कुछ इक्वेशंस हैं जिनको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस होती है और स्केलेटल भी होती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बताया है कि क्या है, जब भी दो कुछ नए सब्सटेंसेस बनते हैं हमारे, जिनकी नई प्रॉपर्टी होती है, तो उन्हें हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नया प्रोडक्ट बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, उन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर केमिकल इक्वेशन के। डाइजेशन ऑफ फूड्स, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये सब केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके स्टेट में चेंज होता है, उसके कलर में चेंज होता है, उसके टेम्परेचर में चेंज होता है और गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ अब क्या है, वर्ड रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। तो वर्ड इक्वेशन कैसी होती है, जैसे कि बोलेंगे हम जिंक, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वर्ड इक्वेशन में लिखे तो आप ऐसे लिखेंगे, और अगर आपको बोला जाए केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, मिलके क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो रिएक्टेंट होती है, राइट हैंड साइड जो होती है वो प्रोडक्ट होती है। अब यहाँ पर देखेंगे आप केमिकल इक्वेशन क्या है, जिंक प्लस H2SO4, जिंक
सल्फेट का क्या बनेगा, जिंक SO4 ZnSO4 प्लस H2, Zn+H2SO4, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब देखिए यह केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशंस को हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन में कुछ सिंबल ऑफ एलिमेंट यूज होते हैं, केमिकल फॉर्मूला यूज होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, जो कि उसकी फिजिकल स्टेट भी बताते हैं आपको। नेसेसरी कंडीशन इसमें क्या क्या होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कोई कैटलिस्ट, जो कि एरो के साथ शो करते हैं हम। देखिए यहाँ एरो लगाया हुआ है ना, इसको एरो के साथ शो करते हैं हम। तो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कितना लगेगा उस केमिकल इक्वेशंस को परफॉर्म करने में। प्रेशर कितना लगेगा। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा या घटा देता है, तो हम उसको कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। और एरो के रूप में हम इसको शो करते हैं। यहाँ देखिए मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैग्नीशियम है, इसको हमने बर्न किया, ठीक है, ऑक्सीजन की उसमें प्रेजेंस में, तो यहाँ देखिए 2 MgO बन गया। और जैसे मैंने पहले दिखाया था कि ये बैलेंस किया गया है इसको। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का इस्तेमाल किया जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि ना तो मैटर को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंडर। सो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो जो नंबर ऑफ एटम है एलिमेंट के, वो रिएक्टेंट साइड मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट साइड RHS में सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप वाइज देखेंगे हम। ये एक फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक मतलब आयरन। इसमें हमने वाटर के साथ इसको रिएक्शन करवाया, तो हमें क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक पैटर्न लिखेंगे। एक साइड लिखेंगे हम एलिमेंट, एक साइड लिखेंगे नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइड, और एक साइड लिखेंगे नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि हमारे पास 3 एलिमेंट कौन कौन से, एक तो फेरिक है, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसमें नंबर ऑफ एटम देख लेंगे हम एक साइड में कि कहाँ है, पहले 1 है, फिर उसके बाद 2 है और फिर 1 है। दूसरी साइड में हम देख लेंगे यहाँ पर कि प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। तो आयरन हमारे पास 3 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और प्रोडक्ट हमारे पास ये ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि हमारे पास Fe कितना है, ठीक है। Fe हमारे पास 3 है, तो हमको यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा। ये बैलेंस हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे O4 है हमारे पास, और यहाँ पर O कितना है, 1 है ना। तो इसे 4 बनाने के लिए हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखिए O4 हो गया, ये भी O4 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे H2 है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पर अब H कितना हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, तो हमें यहाँ पर एक 4 लगाना पड़ेगा। अब ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया, तो हमारी इक्वेशन इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। लास्ट में हमें मिलेगा क्या प्रोडक्ट से, कि हमारे पास जो आयरन है वो सॉलिड फॉर्म में है, वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में है, और यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो भी सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पर H2 गैस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट को हम S बोलते हैं, लिक्विड स्टेट को L बोलते हैं, गैस स्टेट को G बोलते हैं और एक्वस स्टेट को AQ बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे, हमने बताया कि इसमें नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। टेम्परेचर सही होना चाहिए इक्वेशन के लिए, और प्रेशर होना चाहिए जितना हमें रिक्वायर्ड है, और कैटलिस्ट स्पीड घट रही, मतलब रिएक्शन की स्पीड और घट रही है बढ़ रही है, वो कैटलिस्ट होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अब देखेंगे हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब 2 रिएक्टेंट को कंबाइन किया जाता है और एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो हम इसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कंबाइन करना, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे A + B को मिलाया हमने तो C बन गया। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को बर्निंग ऑफ कोल किया हमने, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में आ गए। देखो ये सॉलिड था, ये गैस था, मिलके क्या बन गया, गैस बन गया। वाटर में भी देखिए यहाँ पर ये गैस है, ये दोनों गैस है, मिलके लिक्विड बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं और दोनों को मिलाया तो हमें लिक्विड मिल गया। यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, और दोनों को मिलाया तो स्लेक लाइन बन गया पाउडर फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो ये स्लेक लाइम क्या होता है, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज करते हैं।
अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जब किसी रिएक्शन में हीट रिलीज की जाती है तो हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4, तो जैसे यहाँ पर देखिए CH4 होती है मीथेन गैस। जब हम मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है गैसेस फॉर्म में, प्लस हीट रिलीज होती है। ठीक है, बाहर की ओर आती है। एक्सो मतलब बाहर की ओर आना, एंडो मतलब अंदर की ओर जाना। ठीक है, तो रेस्पिरेशन भी एक प्रोसेस है जो कि एक्सोथर्मिक होता है। इसमें क्या होता है, C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज एक्वेस फॉर्म में होता है। इसमें हमने ऑक्सीजन डाला गैसेस फॉर्म में और हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिक्विड फॉर्म में, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी मिलती है। अब यहाँ देखिए डीकॉम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो कंपाउंड स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस में, जिसको हम डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। तो यहाँ देखिए एक ए था, इसको ब्रेक करके हमने बी और सी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें आते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन। जब डीकॉम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, थर्मल का मतलब है जब डीकॉम्पोजिशन हम हीटिंग के प्रोसेस से करते हैं तो उसको हम थर्मल डीकॉम्पोजिशन बोलते हैं। थर्मल का मतलब होता है हीट इवॉल्व होना। तो यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट है यहाँ पे, इसमें हमने हीट इवॉल्व की, डाली हमने खुद से। ठीक है, डालने के बाद ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, सल्फर अलग हो गया। ठीक है, और रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। देखिए ग्रीन कलर था, ये एग्जाम में भी आ सकता है कि फेरस सल्फेट कौन से कलर का होता है और जब हम उसको डीकॉम्पोजिशन करते हैं तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का था और रेडिश ब्राउन कलर में, रेड ब्राउन कलर में ये कन्वर्ट हो गया, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इधर हमें SO और इधर हमें SO2 और SO3 भी मिला साथ ही साथ। ठीक है, इधर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, जब इसमें हीट डाली, लाइमस्टोन है ये, और हमने जब इसमें हीट डाली तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जो कि क्विक लाइम होता है। तो देखिए पूरा प्रोसेस याद कर लीजिएगा कि लाइमस्टोन, इसमें हीट डालेंगे तो क्विक लाइम बन जाएगा, क्विक लाइम में वाटर डालेंगे तो स्लेक्ट लाइम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें हीट डालेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें वाटर डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपको लर्न करना है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लेड नाइट्रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप याद करेंगे, लेड होता है Pb, नाइट्रेट NO3। ठीक है, और ये 2 जो है यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट करेंगे, ये इसको बैलेंस किया गया है बाद में, तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड बन जाएगा प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन, व्हेन डीकॉम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब डीकॉम्पोजिशन हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके करते हैं, जब ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी केमिकल को, इक्वेशंस को, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन। तो यहाँ पर देखिए 2H2 इलेक्ट्रिसिटी दी, करंट दिया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एक हमने बैटरी लगाई है 1 वोल्ट की, यहाँ पर एक बीकर ले रखा है हमने, प्लास्टिक का मग है, तो यहाँ पे वाटर और इसमें हमने थोड़ा डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, रबड़ का स्टॉपर लगाया हुआ है, यहाँ पर कैथोड के और एनोड के आयन वो लगाए हुए हैं हमने, आयंस। ठीक है, बैटरी के साथ कैथोड और एनोड लगाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कैथोड जो होता है वो नेगेटिव साइड होती है और जो ये है एनोड होता है ये पॉजिटिव साइड होती है। ठीक है, तो अब आप देखिए स्विच ऑन किया आपने, ग्रेफाइट की रॉड लगा रखी है, टेस्ट ट्यूब लगा रखी है, ऑक्सीजन यहाँ से सेपरेट हो रही है और हाइड्रोजन यहाँ से सेपरेट हो रही है। ठीक है, वाटर अपने करा है इसमें। तो
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जब डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट की प्रेजेंस में किया जाता है डिकम्पोजिशन तो हम उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन आर मोस्टली एंडोथर्मिक होता है, जब भी डीकॉम्पोजिशन होगा वो हमेशा एंडोथर्मिक होता है क्योंकि वो हीट को रिलीज नहीं कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली एब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन, लाइट और एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, उसको सनलाइट में तोड़ा तो आपने ब्रेक डाउन किया तो सिल्वर और क्लोराइड दोनों अलग हो गए। ठीक है, यहाँ देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड है यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये आपका जो है वो गैस बन गया, जो ब्रोमाइड था, और ये सिल्वर जो है आपका सॉलिड फॉर्म में रह गया। सिल्वर क्लोराइड, अब ये बात याद रखनी है आपकी, सिल्वर क्लोराइड जो है वो कौन से कलर का हो जाता है, जब वो सनलाइट की प्रेजेंस में आता है, एक्सपोजर में आता है तो वो ग्रे कलर का हो जाता है। अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये जो ऊपर का रिएक्शन है इसको हम यूज़ किया करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करते हैं ना, तो वहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले होती थी ना ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खींची जाती थी, वहाँ इस्तेमाल किया जाता था इसे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो है इनको एनर्जी चाहिए होती है लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ताकि ये किसी रिएक्टेंट्स को ब्रेक कर सके। ठीक है, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब आ जाइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। The chemical reaction in which more reactive element displace less reactive element from its salt solution। ठीक है, more reactive element displace कर देता है less reactive element। तो भाषा आप यही लिखेंगे जब एग्जाम लिखेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन जो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट से, तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको अलग कर देता है। तो यहाँ पर देखिए आयरन है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, ये सल्फेट जो है इसको ज़्यादा पावरफुल आयरन लग रहा था, तो ये सल्फेट आयरन के साथ चला गया और कॉपर बेचारा अलग हो गया। ठीक है, तो ये डिस्प्लेस हो गया। सल्फर जो है, सल्फेट जो है ये आयरन के साथ चला गया। यहाँ पर देखिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, कॉपर फिर अकेला रह गया क्योंकि जिंक ज़्यादा पावरफुल है। डबल डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है, जब न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज। ठीक है, यही भाषा लिखेंगे, जब कोई नया सब्सटेंस है, नया कंपाउंड है, वो फॉर्म होता है म्यूचुअल एक्सचेंज से ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। ठीक है, तो जो दोनों कंपाउंड के आयन हैं उनके बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है और नया जो कंपाउंड बनता है उससे। तो यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम और सल्फेट जुड़ गए और सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, और ये वाइट प्रेसिपेट होता है बेरियम सल्फेट का, इसमें वाइट वाइट सा प्रेसिपिटेट हो जाता है, सो इट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो इसीलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये बात जरूर याद रखिए कि सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, बेरियम में आपको याद रखना है बस। यहाँ आ जाइए फिर से, यहाँ पर क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, इसमें हम लेड नाइट्रेट डालेंगे। इनके फॉर्मूले आप याद रखिए कि पोटेशियम मतलब के, आई मतलब आयोडाइड, लेड नाइट्रेट NO3। ठीक है, मिलाकर क्या बनेगा, लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये याद रखना है आपको कि जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा प्लस बेरियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ओके, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पोटेशियम आयोडाइड में अगर लेड नाइट्रेट मिला देते हैं तो कैसा प्रेसिपिटेशन होगा, येलो प्रेसिपिटेशन होगा। ओके, तो अब यहाँ देखिए पोटेशियम हमने मिलाया था पोटेशियम ब्रोमाइड में बेरियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड बना और बेरियम ब्रोमाइड बना। तो इसके केमिकल फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीजन एडिशन होता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं किसी रिएक्टेंट में से तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब ओ आपने ऐड करना है, अगर हाइड्रोजन जो है वो आपने रिमूव करना है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे रिडक्शन। तो ये आपको क्लियर कर लेना है अच्छे से। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन ऐड होना और हाइड्रोजन उसका ऑपोजिट, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर है, ऑक्सीजन ऐड किया आपने, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड है, उसमें हाइड्रोजन आपने इवॉल्व किया और कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन इसमें से देखिए रिमूव हो रहा है, हट गया कॉपर में से, ठीक है, और ऑक्सीजन भी रिमूव हो गया। तो इस रिएक्शन को दोबारा देखें, ये इस वाला, ये इसका नहीं है, ये कॉपर में हमने ऑक्सीजन डाला हो और ये CuO ऐड हो गया इसमें ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन का है। यहाँ पर देखिए क्या है, O आपका रिडक्शन हो गया, O दूसरी तरफ चला गया है, ठीक है, तो ये रिमूवल का वो है, तो ये रिडक्शन का वो है एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ बोला है इस रिएक्शन में CuO इज रिड्यूस टू Cu एंड H2 इज ऑक्सीडाइज। देखो यहाँ H के साथ O जुड़ गया है तो ये H2 हाइड्रोजन वो हो गई है, ऑक्सीडाइज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे कॉपर जो है वो रिडॉक्स हो गया है, रिडक्शन है, वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन है, और जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो गया है। तो दोनों जो आपके एलिमेंट है उसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिडॉक्स हो रहा है वो आपको चेक करना है। अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन के आप एग्जांपल देख लो, एक तो कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन में क्या होता है, जब किसी मेटल को मॉइस्चर या एयर या एसिड के साथ एक्सपोज करते हैं तो उस पर एक हाइड्रेट लेयर बन जाती है, हाइड्रेट ऑक्साइड की, जो कि उस मेटल को वीक कर देती है और हेंस मेटल को हम कहते हैं कि वो कोरोड हो गया, उस पर जंग लग गया। दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर और ग्रीन। अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका कि सिल्वर पे कौन से कलर की कोटिंग आ जाती है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है, और कॉपर पे ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ठीक है। जब वो कोरोजन होते हैं, जब वो कोरोड होते हैं तो ब्लैक आती है सिल्वर पे और ग्रीन आती है उस पे कॉपर पे। कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं गैल्वनाइजेशन से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से और अप्लाइंग पेंट अप्लाई करके। रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब भी किसी फैट या ऑयल को एक्सपोज होते हैं वो एयर की प्रेजेंस में, तो इसमें से अजीब सी स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, बैड टेस्ट आता है, उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। और उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके और फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख के, ठीक है, और रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन और रेफ्रिजरेशन करके। तो ये हमारा जो चैप्टर है यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाएंगे हम, आप इसको रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।